हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और आज की वीडियो में शुरू करेंगे बच्चों सदिशों से जुड़ा एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक सदिश का वियोजन, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। हमने कुछ पहली वीडियो जो की है इस चैप्टर की, उसमें हमने सदिशों को जोड़ना सीखा है, सदिशों को घटाना सीखा है, अलग अलग सदिशों के प्रकार की बात की है। और 2-3 वीडियो में बच्चों हमने की हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल, जिससे आपको पता चला कि सदिशों के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे किया जाता है। क्या खाली थ्योरी पढ़ के हम नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। खाली कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन किए जा सकते हैं क्या? नहीं किए जा सकते। हमें उनको अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये चैप्टर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, तो आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिना किसी देरी को शुरू करेंगे आज का वीडियो और हेडिंग लगाएंगे एक सदिश का वियोजन। एक सदिश का वियोजन, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इस टॉपिक को रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या है? ये सदिशों का वियोजन, हमें इसकी ज़रूरत क्या है और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, यही बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हमने एक टॉपिक पढ़ा था बच्चों सदिशों का योग। हमने देखा था कि अगर हमारे पास 2 सदिश हैं या 2 से ज़्यादा सदिश हैं तो हम उनको जोड़ के एक सदिश बना सकते हैं, जिसको हमने परिणामी सदिश बोला था। मैंने कहा कि मेरे पास एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, एक वेक्टर C है। तो हमने कहा कि अगर हम इनको जोड़ दें A + B + C तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है जिसको हम परिणामी सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? परिणामी सदिश। ये है सदिशों का योग, जिसमें हम बहुत सारे सदिशों को जोड़कर एक सदिश बना देते हैं। और हमने एक बार में 2 सदिशों को जोड़ना सीखा है। अगर मेरे पास 2 सदिश हैं तो जुड़ जाएंगे, 3 सदिश हैं तो पहले 2 को जोड़ेंगे, फिर बचे हुए को उनके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो है सदिशों का योग। लेकिन अगर मैं सदिशों के वियोजन की बात करूं तो ये क्या है? तो बच्चों ये सदिश का जो वियोजन है इस योग का उल्टा प्रोसेस है, उल्टी प्रक्रिया है। कैसे? योग में हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सदिशों को जोड़ के एक सदिश बना रहे हैं, जबकि वियोजन में हम क्या करेंगे, एक सदिश को तोड़कर बहुत सारे सदिश बनाएंगे। 2 सदिश बनाएंगे, 3 बनाएंगे या 4 बनाएंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन जब एक सदिश को तोड़ के हम बहुत सारे सदिश बना देते हैं तो इस प्रक्रिया को सदिश का वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश का वियोजन। जो नए सदिश बनते हैं उनको घटक सदिश बोला जाता है बच्चों। जैसे यहाँ बहुत सारे सदिशों को जोड़ के एक सदिश बना दिया था जिसको हमने परिणामी सदिश बोला था। यहाँ एक सदिश को तोड़कर जो नए सदिश बनेंगे उनको घटक सदिश बोलते हैं, कंपोनेंट वेक्टर्स कहते हैं उनको। ठीक है, लिख लेते हैं। इतना ही आसान ये है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ। परिभाषा लिखते हैं, किसी एक सदिश को दो या 2 से अधिक सदिशों में बांट देने की प्रक्रिया को सदिश का वियोजन कहते हैं। सदिश का वियोजन कहते हैं। सदिश का वियोजन कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप कि एक सदिश को 2 या 2 से अधिक सदिशों में तोड़ देने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन सदिशों के योग की, सदिशों के योग की विपरीत प्रक्रिया है। विपरीत प्रक्रिया है। ये आप अपने आप से लिख लेना। यहाँ लिख लेना कि सदिशों का योग क्या है, सदिशों का योग, और नीचे लिखना सदिशों का वियोजन क्या है, सदिश का वियोजन। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे
कि बहुत सारे सदिशों को जोड़कर एक सदिश बना देना, सामने लिख लेंगे इसके, बहुत सारे सदिशों को जोड़कर एक सदिश बना देना सदिशों का योग कहलाता है। एक सदिश को तोड़ के बहुत सारे सदिश बना देना सदिशों का वियोजन कहलाता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे प्रोसेस हैं, उल्टी प्रक्रिया है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ेंगे अब कि हम जब इन एक सदिश को बहुत सारे सदिशों में तोड़ेंगे तो उनमें क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, वे क्या क्या सदिश हो सकते हैं। ठीक, चलिए हेडिंग लगाएंगे सदिशों के वियोजन के बाद। ये हेडिंग तो मेन हेडिंग थी। एक समतल में सदिश का वियोजन, एक समतल में सदिश का वियोजन, इंग्लिश में आप खुद लिख लेंगे आप, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। एक समतल में सदिश का वियोजन। हमने कहा बच्चों हमारे पास ये समतल है, हमें एक सदिश दे दिया और इसका नाम है आर वेक्टर। क्या नाम है इसका? आर वेक्टर। हमें कहा इस सदिश को दो हिस्सों में तोड़ो। जैसे हमने दो सदिशों को जोड़ना सीखा था, 3 को नहीं सीखा हमने, ना हमें ज़रूरत है। इसी तरीके से हम केवल एक सदिश को दो हिस्सों में तोड़ना ही सीखेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आई? मैंने कहा हमारे पास हमें एक सदिश दिया है आर, हमें इसको दो हिस्सों में तोड़ना है। तो आप सबसे पहले ये करेंगे कि इस सदिश को, इस पूंछ को सदिश की मूल बिंदु मान लेंगे। क्या मान लेंगे? मूल बिंदु। ध्यान से सुनना, इस सदिश को, पूंछ को क्या मान लेंगे? मूल बिंदु मान लेंगे। फिर यहाँ से हम दो अक्षों का निर्माण करेंगे। पहला मान लेंगे एक्स अक्ष और दूसरा मान लेंगे हम वाई अक्ष। अब सब जानते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? लंबवत। हमने कहा कि ये जो सदिश आर है ये एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। ये हमने मान लिया। कितना कोण बनाता है? थीटा कोण। हमारे पास ये सदिश आर है, ये एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? थीटा। और ये एक्स और वाई के बीच कितना कोण है? 90 डिग्री। ये हमें पता है। हमने कहा अच्छा तो क्या होगा बच्चों, इस आर के दो हिस्से हम करेंगे। कितने हिस्से करेंगे? दो हिस्से। करने का तरीका क्या है सिखा रहा हूँ, अच्छे से सीखना, काम आएगा। यहाँ से एक लंब डाल लेंगे हम इस एक्स अक्ष के ऊपर, ये, और यहाँ से एक लंब डाल लेंगे हम वाई अक्ष के ऊपर। ध्यान से सुनो, इस आर की पूंछ को मूल बिंदु मानना है। यहाँ से हमने दो अक्षों का निर्माण किया, एक एक्स अक्ष बनाया, एक वाई अक्ष बनाया। फिर हमने ये किया कि हमने मान लिया कि इस आर ने एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना लिया। आर की शीर्ष से एक्स अक्ष के ऊपर एक लंब डाला और आर के शीर्ष से ही वाई अक्ष के ऊपर एक लंब डाला। आप ध्यान से अगर देखें, अगर मैं इसको O बोल दूं, इसको मैं P बोल दूं, इसको मैं ऐसा करते हैं, इसको O बोलते हैं, इसको बोलते हैं A और इसको बोलते हैं B और इसको बोल देते हैं C। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है ये एक आयत बना है। क्या बना है? एक आयत बना है। और इस आयत में जो हमारा OC है, OC वो हमारा वेक्टर R है जिसको हमें दो हिस्सों में तोड़ना है। इस आयत में ये जो OC है ये हमारे उस वेक्टर को प्रदर्शित कर रहा है जिसे हमें दो हिस्सों में तोड़ना है। अब इसके जो दो हिस्से बनेंगे, एक बनेगा OA, क्या बनेगा? OA, और दूसरा बनेगा बच्चों हमारा OB। एक बनेगा OA और एक बनेगा OB, और इन्हें हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं यहाँ ऐसे बना के। ठीक है जी, मैंने पूछा आपसे क्या ये एक आयत बना? आपने कहा जी बिल्कुल आयत बना। ये OC वो सदिश है जिसको हमें दो हिस्सों में तोड़ना है। इसका पहला हिस्सा बनेगा OA और दूसरा हिस्सा बनेगा OB। ये जो बच्चों OA है, ध्यान से सुनना, OA इसको मैं मान लेता हूँ RX वेक्टर। क्या मान लेता हूँ? RX। अभी मतलब बताऊंगा कि क्या मतलब है। और इस OB को मान लेता हूँ मैं RY वेक्टर। क्या मान लेता हूँ? RY वेक्टर। मैंने कहा ये हमारा R वेक्टर है, ये A के साथ थीटा कोण बनाता है। इस R के हमें दो हिस्से करने हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं सदिशों का वियोजन, एक सदिश का वियोजन। मैंने कहा जो पहला हिस्सा होगा वो OA होगा, दूसरा हिस्सा जो होगा वो OB होगा। मैंने कहा ये जो OA है इसको RX मान लो और OB को मान लो RY। अब मैंने ये X क्यों लिखा?
पहली बात तो ये r का हिस्सा है x की दिशा में, इसलिए मैंने इसको rx वेक्टर बोला। क्या बोला? rx वेक्टर। ये जो है ये r का हिस्सा yx की दिशा में है, इसलिए मैंने इसको ry वेक्टर बोला। ध्यान से सुनते जाना, ये x की दिशा में है तो rx वेक्टर, ये y की दिशा में है तो ये ry वेक्टर। ठीक है, इसको बच्चों हम एक काम भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं ये जो लंबाई है, अगर मैं इसको दोबारा लिखना चाहूँगा, यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ, जो हमारा OA वेक्टर है, कौन? OA, ये जो RX वेक्टर है। आप सब जानते हैं किसी भी सदिश के पास दो चीज़ें होती हैं, एक परिमाण और एक दिशा। मान लेते हैं इसका परिमाण खुद RX है और दिशा इसकी बच्चों x अक्ष की दिशा में है, और x अक्ष की दिशा होती है i कैप, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ i कैप। तो बच्चों ये जो Rx बना, ये बना Rx i कैप। अब आप कहोगे ये Rx क्या है? ये Rx है R का हिस्सा। R के कितने हिस्से किए हमने? 2। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा। x दिशा में जो हिस्सा है उसको हमने Rx वेक्टर बोला, y दिशा में जो हिस्सा है उसको हमने Ry वेक्टर बोला। लेकिन Rx के पास परिमाण भी होगी, दिशा भी होगी। Rx के परिमाण को मैंने Rx मान लिया और दिशा इसकी x दिशा में है तो मैंने साथ में लिख दिया i कैप। इसी तरीके से मैं OB को लिख सकता हूँ। OB कितना है? ry वेक्टर, और ry के परिमाण को मैंने मान लिया ry, और y दिशा में है तो हमने लिखा इसको j कैप। इसकी दिशा कौन बताता है? j कैप। 3 होते हैं, i कैप, j कैप, k कैप, एकांक सदिश में हमने पढ़ा था। तो बच्चों ये 2 घटक बने, एक OA बना और एक OB बना। अगर मैं आपको कहूँ, वापस चलते हैं सदिशों के योग पर, अगर ऐसा होता, मुझे बताना आप, ऐसा होता कि यहाँ एक Rx होता और एक यहाँ Ry होता, और मैं कहता इनको जोड़ो, तो आप कहते इनको जोड़ आता Rx प्लस Ry। क्या आता? Rx प्लस Ry। क्या ये R इन दोनों का योग ही है? बिल्कुल जी, ध्यान से सुनो। क्या ये जो R है इन 2 घटकों का योग ही तो है, या ये कहूँ कि ये जो 2 हिस्से हैं ये R के 2 हिस्से हैं? अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ कि R को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा है तो उसको बोलेंगे वियोजन। अगर मैं इसको उल्टी तरीके से देखूँ कि मैंने Rx और Ry को जोड़ दिया है तो हम कहेंगे कि सदिशों का योग है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सदिशों का वियोजन सदिशों के योग की विपरीत प्रक्रिया है। यहाँ एक को 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं, यहाँ 2 को जोड़ के 1 बना रहे हैं। तो मुझे पता चला कि ये जो R वेक्टर है इन दोनों का योग है, या ये 2 वेक्टर कौन कौन? Rx वेक्टर और Ry वेक्टर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये कौन है हमारा? Rx वेक्टर, और ये है हमारा Ry वेक्टर। मैंने कहा ये जो Rx और Ry है इसके 2 हिस्से हैं इस R के, या ये जो R है ये इन 2 का योग है। इसलिए मैंने इनको लिखा यहाँ, क्या लिखा कि जो R वेक्टर है हमारा ये है Rx प्लस Ry, और अभी मैंने Rx क्या लिखा है? हमने लिखा है Rx i कैप, और Ry को लिखा है Ry j कैप। इस तरीके से हमने ये पूरा एक वेक्टर लिखा। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होगी। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनते जाना है कि भाई जब एक सदिश को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में तोड़ते हैं तो उसको सदिशों का वियोजन कहते हैं। हम सीख रहे हैं किसी एक सदिश को 2 हिस्सों में कैसे तोड़ा जाए। हमने कहा जिस सदिश को तोड़ना है उसकी पूंछ को मानो मूल बिंदु, वहाँ से एक x अक्ष बनाओ और एक y अक्ष बनाओ। इस R का एक हिस्सा आएगा x अक्ष पर जिसको हमने Rx बोल दिया, ये a होता तो ये a अक्ष हो जाता, बस इतना फर्क है। और एक हिस्सा आएगा y अक्ष पे तो हमने इसको बोल दिया Ry। फिर मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये x की दिशा में है तो इसकी दिशा i कैप बताएगा, तो हमने Rx को इस तरीके से लिख दिया। ये y अक्ष पर है तो इसकी दिशा हमारा j कैप बताएगा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो ये कहो कि हमने इस R के 2 हिस्से किए हैं, या दूसरी तरीके से कहो कि हमने इन 2 को जोड़ के R बना दिया है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R बराबर Rx प्लस Ry, R बराबर Rx प्लस Ry, और Rx को लिखा Rx i कैप और Ry को लिखा Ry j कैप। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ें सीखते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ये जो है हमारा ये Ry और ये हमारा Rx, इनको बोलते हैं घटक सदिश। R के घटक सदिश हैं। कैसे हैं? घटक सदिश। और एक और बात, इन्होंने एक आयत बनाया है मिलके, इसने और इसने मिलके, या ये कहिए कि ये Rx और Ry एक आयत की 2 भुजाएं हैं।
इसलिए बच्चों इनको आयताकार घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयताकार घटक। पर हेडिंग लगा लीजिए, कल तो हमने सारा लिया, या यहीं हेडिंग लगा लीजिए, साथ में लगा देता हूं मैं इसके। क्या लिखना? एक सदिश के आयताकार घटक, आयताकार घटक सदिश। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, तो इनको बच्चों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोला जाता है। मैं एक बार लिख देता हूं, क्या है ये? रेक्टेंगुलर घटक को बोलते हैं कंपोनेंट। दो हैं तो कंपोनेंट्स बोल देंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। किसके? वेक्टर के। ठीक है, एक सदिश के आयताकार घटक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्या लिखेंगे? यदि एक सदिश के दो घटक, या दो लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख दो। यदि एक सदिश के घटक एक दूसरे के लंबवत हैं, लंबवत हों, तो उन्हें उस सदिश के क्या? उस सदिश के आयताकार घटक सदिश कहते हैं। आयताकार घटक सदिश कहते हैं। आयताकार घटक सदिश कहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये जो दो सदिश हैं Rx और Ry, जो R को तोड़ने के बाद आए हैं, ये एक आयत की दो भुजाएं हैं। दो आयत की सारी भुजाएं एक दूसरे पे लंब होती हैं, मतलब ये एक दूसरे पे लंब है, इसलिए इनको बोला आयताकार घटक सदिश। अच्छा मुझे बताओ कौन कौन है आयताकार घटक सदिश? हमने कहा ये Rx है, ये जो पूरा है, और Ry। Rx व Ry, Rx व Ry आर के आयताकार घटक सदिश हैं। आयताकार घटक सदिश हैं। ठीक है जी। इस Rx का परिमाण क्या है? आप कहोगे इस Rx का परिमाण Rx है। इस Ry का परिमाण क्या है? आप कहोगे इस Ry का परिमाण Ry है। दिशा क्या है? Rx x दिशा में है तो i कैप दिशा है इसकी, Ry y दिशा में है तो उसकी दिशा j कैप बताएगा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस पूरे टॉपिक को अच्छे से आपको पढ़ना है। एक ही हेडिंग रहेगी, एक समतल में सदिश का वियोजन या एक सदिश के आयताकार घटक सदिश। हमने कहा हमें R सदिश को दो हिस्सों में तोड़ना है। हमने उसकी पूंछ को मूल बिंदु माना और वहां से एक x अक्ष और एक y अक्ष का निर्माण किया। R ने x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाया, अभी तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी है, अब पड़ेगी। मैंने कहा R का एक हिस्सा x की दिशा में आएगा, R का एक हिस्सा y की दिशा में आएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक आयत की दो भुजाएं बना रहे हैं और एक दूसरे के लंब हैं, इसलिए इनको आयताकार घटक सदिश कहते हैं। Rx और Ry R के आयताकार घटक सदिश हैं। ये x दिशा में और ये y दिशा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस Rx का परिमाण मतलब ये Rx और इस Ry का परिमाण मतलब Ry कैसे निकालते हैं यहां से। इसको मैं हटा रहा हूं बच्चों, इसको। अब आप ध्यान से देखेंगे, मुझे ना इस Rx का परिमाण निकालना है। इस R के कितने घटक है? जल्दी से बोलो, इस R के कितने घटक है? आपने कहा दो। क्या नाम है उनका? आयताकार घटक। ये Rx घटक है, ये Ry घटक है, ये x की दिशा में, ये y की दिशा में। अब मुझे इस Rx का परिमाण निकालना है। इस Rx का क्या निकालना है? परिमाण, मतलब मुझे Rx निकालना है। आप सब जानते हैं कि परिमाण लिखते हुए इस वेक्टर को हटा देते हैं तो खाली ये परिमाण बच जाता है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से आप इस त्रिभुज को देखो। इस त्रिभुज को मैंने कहा बताओ, ये जो है OC, या यहाँ त्रिभुज अलग से बना लिया जाए क्या? चलो बनाते हैं, ये त्रिभुज अलग से बना लो। ये है O, ये है आपका A और ये है आपका C। मैंने कहा ये कोण कितना? आपने कहा थीटा। हमने कहा ये कौन है? आपने कहा ये R वेक्टर है, और R वेक्टर के परिमाण को हमने मान लिया R वेक्टर के परिमाण ये क्या है? R। मैंने कहा मुझे निकालना है ये Rx।
क्या निकालना है, आर एक्स। इससे अब मुझे इसका मुझे कुछ पता नहीं है, पता तो है ये आर वाई होगा, लेकिन मैं अभी आर एक्स की बात करूंगा, आर वाई की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आर एक्स निकालना है। मुझे बताना कि ये एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, क्योंकि मैंने ये लंब डाला था, ये थीटा है तो ये आधार है, और 90 के सामने होता है कर्ण, थीटा के सामने होता है कर्ण, सॉरी लंब। ये क्या है, आधार, ये है कर्ण, ये है लंब। मुझे निकालना क्या है, मैंने जब आपको कराई चीजें ये, जब मैंने आपको त्रिभुज नियम पढ़ाया वहां सिखाया था कि जिस चीज को निकालना है उसको रखो ऊपर। मुझे निकालना है ओ ए, कि लिख दूं क्या यहाँ, इसको हटा रहा हूं। त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी में हमने कहा मुझे चाहिए ओ ए, और मुझे पता है ओ सी। मुझे चाहिए ओ ए, पता मुझे ओ सी है। भाई यही तो दे के रखेंगे, इसके ही तो दो हिस्से पूछेंगे। मुझे आर एक्स पूछा जाएगा, मुझे आर वाई, मुझे आर एक्स निकालना है, पता मुझे आर है। मैंने कहा अच्छा ये आधार है, आधार बटे ये कर्ण है, आधार बटे कर्ण होता है बच्चों कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा। तो यहां से हमारा ओ ए कितना आ गया, ओ सी कोस थीटा। कितना आ गया, ओ सी कोस थीटा। बताना ओ ए कितना है, आप कहोगे ओ ए है जी हमारा आर एक्स, और ओ सी कितना है हमारा आर कोस थीटा आ गया हमारा ये। तो हमारा जो आर एक्स आया है, ये आर एक्स, ये कितना आया है, आर कोस थीटा। इसका परिमाण आर कोस थीटा होगा, इसकी दिशा आई कैप होगी। क्या होगी, आर आई कैप। तो मैं यहां से अब इसको अच्छे तरीके से और लिख सकता हूं, किसे, इस आर एक्स को, इस आर एक्स को मैं लिख सकता हूं आर एक्स का मान आर कोस थीटा, और दिशा है आई कैप। अब मैं निकाल लूंगा आर वाई। हमने कहा ठीक है, अब एक त्रिभुज और देखेंगे। हमने कहा ये त्रिभुज देखो, या यही त्रिभुज देख लो, यही वाला। अगर ये कितना है आर वाई, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, पता है ना। तो ये भुजा कितनी है आर वाई, तो ये भी कितनी होगी आर वाई। तो मैंने इसको लिखा आर वाई। इसी त्रिभुज में, त्रिभुज ओएसी में, अरे बनाने को तो ये भी बना सकते हो, फिर आप कहोगे ये थीटा है तो फिर यहाँ थीटा बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसी त्रिभुज से बात कर लेता हूँ। जब ये आर वाई है तो ये भी आर वाई होगा। मैंने कहा मुझे निकालना है आर वाई। क्या निकालना है, आर वाई। पता मुझे आर, पता मुझे है आर। अच्छे से ही लिखते हैं नोट्स के लिए तुम्हारे। निकालना मुझे ए सी है, पता मुझे ओ सी है, और आप कहोगे ये AC तो लंब है, AC तो लंब है, और ये OC क्या है, कर्ण, और लंब बटे कर्ण होता है बच्चों साइन थीटा। यहाँ आधार बटे कर्ण था तो कोस थीटा बना था, यहाँ लंब बटे कर्ण है तो यहाँ बनेगा साइन थीटा। तो हमारा जो AC आया वो आया OC साइन थीटा। मतलब आप कह सकते हैं कि AC कितना है RY, तो हमारा जो RY आएगा वो OC कितना है R, तो यह आ जाएगा R साइन थीटा। कितना आया, आर साइन थीटा। और मैंने अब आर वाई को लिखा, आर वाई कितना है, आर साइन थीटा, और इसकी दिशा कितनी है, जी कैप। तो ये हमने पूरे वेक्टर लिखने सीखे। एक वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ना हमने सीखा। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब एक बात और सुन लो, इस घटक को बच्चों, ये जो घटक है ये कौन सा घटक, आर वाई, और ये जो घटक है आर एक्स, इनके दो नाम और दिए गए। इसको बोला गया अक्षैतिज घटक और इसको बोला गया ऊर्ध्वाधर घटक। कई बार हमें न्यूमेरिकल में ये बोला जाएगा कि ऊर्ध्वाधर घटक निकाल लो या क्षैतिज घटक निकाल लो। तो आप कहोगे कि ये जो आर एक्स है जो एक्स दिशा में है, इसको हम अक्षैतिज घटक बोलते हैं, या क्षैतिज घटक, जो भी आप बोलते हैं वो बोलते हैं इसको अक्षैतिज घटक बोला जाएगा, क्षैतिज घटक बोला जाएगा। इंग्लिश में बच्चों इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये जो आर वाई है इसको बोला जाएगा बच्चों ऊर्ध्वाधर घटक। क्या बोला जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक। इंग्लिश में बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। क्या बोलेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट। अपने आप लिख लेना कंपोनेंट, ठीक है। हाँ, दिखाई हमें दे रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सारा सदिश का वियोजन। इससे अलावा सदिशों के वियोजन में कुछ और नहीं है। एक सदिश को कैसे दो हिस्सों में तोड़ना है वो मैंने आपको सिखाया। एक बार सारा इकट्ठा करता हूँ। मैंने कहा कि जब एक सदिश को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में तोड़ा जाता है तो उसको सदिशों का वियोजन बोलते हैं।
ये सदिशों को जोड़ने की उल्टी प्रक्रिया है। दो बहुत सारे सदिशों को जोड़ के एक बनाना सदिशों का योग कहलाता है। एक सदिशों को बहुत सारे सदिशों में तोड़ देना सदिशों का वियोजन कहलाता है। जिस सदिश को जिन हिस्सों में तोड़ा जाता है उनको घटक सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घटक सदिश। फिर हमने सीखा कि एक सदिश को दो हिस्सों में कैसे तोड़ा जाएगा, मतलब हर हेडिंग लगाई एक समतल में सदिश का वियोजन या एक सदिश के आयताकार घटक सदिश। मैंने कहा अगर एक सदिश आर को दो हिस्सों में तोड़ना है तो सबसे पहले आप एक आयत का निर्माण करेंगे। पहले एक एक्स अक्ष खींचेंगे, एक वाई अक्ष खींचेंगे और फिर हम उस आर के दो हिस्से करेंगे। जो हिस्सा एक्स अक्ष के ऊपर आएगा उसको अक्षैतिज घटक बोल लेंगे, जो वाई के ऊपर आएगा उसको क्या बोल लेंगे? ऊर्ध्वाधर घटक। ये x वाला अक्षैतिज घटक, y वाला ऊर्ध्वाधर घटक। x किसको मानना है? जहां ये कोण बनेगा, ठीक है, जहां ये कोण बनेगा उसको x अक्ष बोल लेंगे और जहां दूसरा होगा उसको y अक्ष बोल देंगे, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल से भी समझाऊंगा मैं। फिर हमने देखा कि जो ये हिस्सा होता है, जहां ये r का ये हिस्सा आता है r cos थीटा और ये वाला हिस्सा आता है r sin थीटा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसको आपके दिमाग में डालता हूँ कुछ एग्जाम्पल से, इसको उठा रहा हूँ। हमने कहा बच्चों, ये पहला एग्जाम्पल है आपके लिए कि ये जो है हमारा ए वेक्टर ऐसे लिख दिया मैंने, थोड़ा सा अच्छा सा बना लेना। और हमने कहा कि मान लेते हैं कितना कोण बनाता है थीटा। अब हमें इसके दो कंपोनेंट बनाने हैं। अब देखो सारा निचोड़ हम निकाल देंगे 1 मिनट के अंदर। हमने कहा अच्छा इस ए से यहाँ एक लंब डाल लो, एक सदिश बनेगा ये, एक लंब यहाँ डालो, एक सदिश बनेगा ये, ठीक है। अब मैं आपको कहा कि जहां थीटा होगा उसको एक्स अक्ष बोल लेंगे और दूसरे वाले को वाई अक्ष बोल देंगे। ए का ये एक हिस्सा ये बनेगा, इसको बोल लेंगे ए एक्स, एक हिस्सा ये बनेगा, इसको बोल लेंगे ए वाई, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं अक्षैतिज घटक। क्या बोलते हैं? अक्षैतिज घटक या क्षैतिज घटक। ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। हमने कहा अच्छा इसको हमने ए है तो ये ए का हिस्सा बनेगा ए एक्स और ये वाई में है तो ये बनेगा ए वाई। मैंने कहा अगर ये ए है और ये यहाँ थीटा है तो ये बनेगा ए कोस थीटा, सिखाया है मैंने, तो ये बनेगा ए कोस थीटा और दिशा होगी इसकी आई कैप, ठीक है। अगर ये a है और ये वाला हिस्सा बनेगा a sin थीटा, सीखा है हमने कैसे, और दिशा होगी इसकी j कैप। मतलब जहां a ने थीटा बनाया है वो बनेगा a cos थीटा और ये बनेगा a sin थीटा। ये इसके क्या हैं? आयताकार घटक हैं, एक दूसरे के लंबवत है ax और ay। ax और ay एक आयत की दो भुजाएं हैं, इसलिए इनको आयताकार घटक बोलते हैं और लिखा जाता है a cos थीटा i कैप, a sin थीटा j कैप। अगर मैं खाली इनके परिमाण की बात करूंगा तो मैं सिर्फ ये लिखा करूंगा परिमाण के लिए, मुझे आई कैप जे कैप लिखने की जरूरत नहीं है। अगर परिमाण पूछा है, पूरा सदिश पूछा है तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। समझ आ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। हमने कहा कि बच्चों ये हमारा एक सदिश आर है, ध्यान से सुनना, क्या है? सदिश आर। और ये ऐसे है और इसने यहाँ कोण अल्फा बनाया है। मैंने अब थीटा ना लेके क्या बना बोला? अल्फा। अब क्योंकि कोण यहाँ बना है तो हमें ये इसको एक्स अक्ष मानना है, ध्यान से सुनना, क्या मानना है? एक्स अक्ष, और इसको मानेंगे वाई अक्ष। अब बच्चों ये बनेगा अक्षैतिज घटक। अब ये मत सोचना कि ये सीधा है, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर क्या होता है? जो सीधा होता है। लेकिन बच्चों अब हम इसको दूसरी साइड से देखेंगे। अब ये हमारा अक्षैतिज घटक बनेगा और ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा। मैंने कहा क्योंकि x पे है तो ये आर एक्स बनेगा। क्या बनेगा? आर एक्स। और आर एक्स क्या बनेगा? ये आर है, यहाँ अल्फा बना है तो ये बनेगा ए कोस अल्फा। सॉरी, ये आर है, ये अल्फा है, तो जहां कोण बनता है वहां कोस आता है और दूसरी जगह साइन आता है, तो ये इसका हिस्सा बनेगा आर कोस अल्फा। क्या बनेगा? आर कोस अल्फा। एक्स में है तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? आई कैप, ठीक है। अच्छा मान लो अगर कोई अलग तरीके से समझाने लगे आपको, उसने वाई एक्स से लिख दिया
तो बस फर्क ये आएगा, यहाँ जे कैप लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा आर वाई लिखो, यहाँ आएगा आर वाई, क्योंकि ये आर है और यहाँ एंगल नहीं बना, एंगल इस तरफ बनाया है इसने, तो ये आएगा साइन, तो आप इसको लिखोगे आर साइन अल्फा, और ये वाई दिशा में है तो आ जाएगा जे कैप, ठीक है। ये मैंने आपको ये सिखाया है कि हम एक वेक्टर आर को उसके दो आयताकार घटकों में कैसे तोड़ें। आगे हम सिंपली इतना बोला करेंगे कि इस वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, आर को दो हिस्सों में तोड़ो, तो आप कहोगे अच्छा ये आर है ये अल्फा है, तो यहाँ अल्फा के साथ आएगा कोस, आर कोस अल्फा, यहाँ आएगा आर साइन अल्फा, और ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। मैंने आपको कहा कि ये यहाँ हमारे पास एक बॉक्स है और इस पे नीचे की तरफ एक बल लग रहा है mg। अगले चैप्टर में पता चलेगा कि mg क्या होता है। जिन बच्चों को पहले से पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये एक बॉक्स है, ये ऐसे रखा है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे, इसको झुका आनत तल बोलते हैं बच्चों। मान लेते हैं ये तल अक्षतिज के साथ, ये अक्षतिज है, इसको इसके साथ थीटा कोण बना रहा है। मैंने कहा ये mg एक बल है, इसके दो हिस्से बनेंगे। mg क्या है? एक बल है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसे दो हिस्सों में तोड़ो। हमने कहा अच्छा तोड़ते हैं। हमने कहा ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? आप कहोगे 90 और ये थीटा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। भाई तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल का जोड़, तीन कोणों का योग कितना होता है? 180। ये थीटा है, ये खुद ही 90 है, तो दोनों एंगल बचे 90। उन 90 में से एक थीटा हो गया तो एक बचा हुआ 90 माइनस थीटा। ऐसे समझ नहीं आया आपको तो आप ऐसा कर लो, थोड़ी देर के लिए इसको x मान लो। तो इसको x मानना, ये हमारा थीटा, ये तीसरा 90, तीनों का सम 180। तो 90 में 180 में से 90 गए 90, और ये उधर गया थीटा, तो 90 माइनस थीटा। मतलब ये कितना आ गया हमारा? 90 माइनस थीटा। हमने क्या किया, इसको यहाँ ऐसे खींचा। सिखा रहा हूँ भाई, आगे और अगले चैप्टर में तो और अच्छे से करेंगे हम इसको। अभी तो मैं बस एक सदिश को तोड़ना सिखा रहा हूँ आपको दो हिस्सों में। मुझे बताओ ये टोटल एंगल कितना है? अगर मैं इसको ऐसे पूछूं, ये टोटल एंगल, ये ऐसे था ना, ये मैंने ऐसे खींचा, ये टोटल कोण कितना है? 90 डिग्री। उसमें से ये जो है ये mg है, इसने यहाँ बनाया 90 माइनस थीटा। ये पूरा कोण 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो शायद ये थीटा ही होगा, शायद क्या पक्का। तो ये बचा हुआ एंगल कितना इधर? थीटा है। तो आपको बस अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। ये mg है, mg ने यहाँ कोण थीटा बनाया है, तो ये mg का कौन सा हिस्सा बनेगा? आपने सोचा कि जब r कहीं थीटा बनाता था तो वो कोस बनता था, r कोस थीटा। यहाँ mg है तो ये बनेगा mg कोस थीटा। क्या बनेगा? mg कोस थीटा। अच्छा मैं इसको थोड़ा छोटा बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ यही बना देता हूँ बस। अब वो तो समझाने के लिए नहीं खींचा था, जिससे आप यहाँ समझ आते हैं कि 90 डिग्री कोण। ये mg है, mg ने यहाँ थीटा बनाया तो mg कोस थीटा। mg साइन थीटा कहाँ बनेगा? आप कहोगे कि हमें सिखाया गया है कि जो mg साइन थीटा होता है वो उसके लंबवत होता है। तो इस mg कोस थीटा के लंबवत एक तो ये है, ये, और एक ये है। ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये या ये, यहाँ से या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। हमने कहा कौन सा? आपको पता है कि जब हमने r को तोड़ा था ऐसे, तो ये r कोस थीटा बना था। अगर यहाँ थीटा है और ये बना था r साइन थीटा, तो आप ये पता है कि जिसको हमने तोड़ा वो इन दोनों के बीच में है। तो हम mg को तोड़ रहे हैं, तो mg कोस थीटा और mg साइन थीटा के तो बीच में होना चाहिए। क्या मैं इसको mg साइन थीटा लिख दूं? आप कहोगे इसको नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये फिर बीच में नहीं आएगा, इसलिए ये बनेगा mg साइन थीटा। क्या बनेगा? mg साइन थीटा। तो बच्चों ये था हमारा सदिशों का वियोजन। अच्छे से इसको आपको समझना है। उम्मीद है मैं अच्छे से इसको समझा पाया हूँगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन से इसको करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे सवाल यहाँ से पूछ लेते हैं। वैसे सही बात बताऊँ तो यहाँ से सवाल पूछे नहीं जाते, लेकिन जब हम बहुत सारे आगे चीज़ें करेंगे इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अभी इसी चैप्टर में आपको मैं प्रक्षेप्य गति पढ़ाऊँगा, तब वहाँ आपको मैं वियोजन पूछूंगा, तब देखना कि इसको समझना कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, करते हैं, क्वेश्चन करेंगे हम। 2 या 3 क्वेश्चन से मैं आपको इसको समझा दूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ही रहेगा भाई बच्चों।
पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये कहता है 5 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, इस बल का ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले ऊर्ध्वाधर बनाया, ये ऊर्ध्वाधर है, और अगर ये ऊर्ध्वाधर है तो ये हमारा अक्षैतिज हो जाएगा। एक बल 5 न्यूटन का एक बल, मैंने 5 न्यूटन का एक बल बनाया ऊर्ध्वाधर के साथ, ऊर्ध्वाधर के, ये ऊर्ध्वाधर होता है बच्चों, जो ये होता है ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं अक्षैतिज। ये ऊर्ध्वाधर, ये होता है अक्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर के साथ इसने कोण बनाया कितना, 60 डिग्री। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ एक्स वाई नहीं बनाया भाई, ठीक है, एक्स वाई के चक्कर में हमें पढ़ना भी नहीं है, वो तो सिखाने के लिए मैंने आपको बताया था। आपको एक्स वाई एक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बस ये देखना है कि इसके दो हिस्से कौन कौन बनेंगे। क्या ये 5 न्यूटन का बल है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए एफ मान लेता हूँ। ये इसका बनेगा ऊर्ध्वाधर घटक, क्या बनेगा, ऊर्ध्वाधर घटक, और ये बनेगा बच्चों अक्षैतिज घटक। क्या बनेगा, अक्षैतिज घटक। अब वो भी लिखना एक्स वाई वाला, कुछ नहीं करना है, वो तो समझाने के लिए था। ये एफ है, मुझे बस ये बता दो, अगर मैं इस थीटा, 60 डिग्री को थीटा मान लूँ थोड़ी देर के लिए, क्या मान लूँ, थीटा, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो आप मुझे कहोगे ये एफ है, ये थीटा है, तो ये बनेगा एफ कोस थीटा। अरे भाई जहाँ थीटा बनता है वो क्या होता है, कोस वाला, और उसके बाद दूसरे वाला आता है एफ साइन थीटा। मतलब जो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, वो आएगा ऊर्ध्वाधर घटक कितना, एफ कोस थीटा। एफ का मान है 5, कोस थीटा का मान है 60 डिग्री, कोस 60 होता है बच्चों 1/2, तो आ जाएगा 5/2, मतलब 2.5 न्यूटन। बच्चों बल को तोड़ेंगे तो बल ही मिलेगा, न्यूटन है तो न्यूटन ही आएगा। अगर यहाँ से वो अक्षैतिज घटक भी पूछ लेता, क्षैतिज घटक, तो आप लिखते कि क्षैतिज घटक क्या है, एफ साइन थीटा। एफ का मान है 5, थीटा है 60, साइन 60 होता है √3/2, तो यह जाता 5 √3/2 न्यूटन। √3 का मान याद कर लेना है आपको, 1.732 होता है। √2 का मान भी याद करें, 1.414। इसको यहाँ रख के √3 का मान हम इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं लगा होगा आपको, इतनी आसानी से हमने इसको किया। ठीक है, ये आ गया हमारा 2.5। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, जिससे आपको समझ आए कि अच्छा ये हमें ऐसे करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे बच्चों। एक डायग्राम दिया है जिसमें एक बॉक्स दिया है, उस बॉक्स पे एक बल लगा है 200 न्यूटन का, जो अक्षैतिज, ये दिशा होती है अक्षैतिज, ये होता है ऊर्ध्वाधर। अक्षैतिज के साथ इस बल ने 60 अंश का कोण बनाया है। हमें पूछा है इस बल के अक्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात कीजिए। यहीं के यहीं कर देता हूँ। अगर ये एफ है और इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से थीटा मान लूँ, तो आप कहोगे कि ये f है, तो ये जो बनेगा ये होगा f कोस थीटा। क्या होगा, f कोस थीटा, और ये होगा बच्चों f साइन थीटा। क्या होगा, f साइन थीटा। जहाँ थीटा होता है वहाँ कोस आता है, दूसरे वाला साइन आता है। ये f है तो ये f कोस थीटा है, ये a होता तो a कोस थीटा होता है, ये b होता तो b कोस थीटा। मैंने कहा अक्षैतिज घटक बताओ कितना, अक्षैतिज घटक, आपने कहा अक्षैतिज घटक मतलब f कोस थीटा। f कितना है 200, कोस थीटा कोस 60, कोस 60 का मान होता है 1/2, 2 से गया 200, तो ये आ गया बच्चों 100 न्यूटन। कितना आ गया, 100 न्यूटन। अब मैंने कहा बताओ ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, तो आप कहोगे ऊर्ध्वाधर घटक कितना है, f साइन थीटा। आप कहोगे वैल्यू डाल दो, f का मान 200, थीटा है 60, साइन 60 होता है √3/2, 2 से गया ये 200, 100 √3, √3 का मान डाल देंगे 1.732, तो यह आ जाएगा 173, 100 से गुणा होकर ये हो जाएगा 173.2 न्यूटन। इस तरीके से हम बच्चों इतनी आसानी से हम घटकों में तोड़ सकते हैं। एक बात और देख रहे होंगे हम सब कि यहाँ हम दिशाएं नहीं लिख रहे हैं, आई कैप जे कैप कुछ नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ परिमाण पे फोकस कर रहे हैं। एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा निकालना सीख रहे हैं। ये एफ है, ये एफ कोस थीटा, ये एफ साइन थीटा। अगर ये थीटा यहाँ बन जाता तो ये बन जाता एफ कोस थीटा और ये बनता एफ साइन थीटा। ठीक है, करते हैं एक और क्वेश्चन बच्चों।
तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बच्चों पढ़ेंगे। कहता है एक बल F x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस बल के x व y घटक ज्ञात कीजिए। जब x y की बात की है तो हमने एक x अक्ष बनाया और एक y अक्ष बनाया, y अक्ष। बल जो है F ये 30 डिग्री का कोण बनाता है x के साथ। तो मुझे बताओ बच्चों, ये जो f है यहाँ इसका घटक क्या बनेगा? आप कहोगे f कोस थीटा, अगर ये थीटा है, और ये बनेगा f साइन थीटा। ठीक है, तो x घटक कितना आ गया? x घटक आपने कहा f कोस थीटा, थीटा है 30 डिग्री, कोस 30 का मान होता है बच्चों √3/2, तो ये बना √3 f/2। मैंने कहा y घटक बताओ, आपने y घटक की तरफ देखा, आपने कहा f साइन थीटा। जैसे ही हमने देखा थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये आया f/2। ठीक है, आज की वीडियो से इतना सीखना है कि घटक कैसे तोड़े जाते हैं, आयताकार घटकों को तोड़ना क्या कहते हैं, आयताकार घटक किन को बोले जाते हैं। एक सदिश को दो हिस्सों में तोड़ देना, दो से ज़्यादा हिस्सों में तोड़ देना, उनका वियोजन कहलाता है। दो हिस्से बनते हैं, एक r है और एक थीटा। यहाँ से सुन लो, बस इतना याद रख लेना, अगर बहुत ज़्यादा भी याद नहीं रखना है तो ये बता देना कि अगर ये r है, ये थीटा है, तो कौन सा r कोस थीटा होगा, कौन सा r साइन थीटा होगा। आप कहना कि जहाँ थीटा है वहाँ कोस वाला आएगा, जहाँ दूसरा है वो साइन आएगा, और r के हिस्से हैं तो ये r आएगा, ये r। तो r का ये हिस्सा बनता है r कोस थीटा, ये वाला बनता है r साइन थीटा। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से शुरू करने वाले हैं हम सदिशों का गुणन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा प्यारा। 3 या 4 वीडियो में उनको ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।